ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने वर्क के बारे में पढ़ा था। अलग अलग प्रोसेस में जो वर्क होता है वो कैसे निकलता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी, वो सारी चीजें हमने पढ़ ली। एक छोटा सा आउटकम है वो भी लिख लेते हैं। लिखिए नोट करके एक चीज, अभी तक जो हमारे पास फॉर्मूला आया है, हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला आया है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन प्लस हीट। अगर हम इसमें अलग अलग बातें करें, अलग अलग प्रोसेस की बातें करें, जैसे पहली बात हम करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अब चूंकि कुछ पॉइंट सिलेबस से हटा दिए हैं इसलिए मैं यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाऊंगा कि हियर डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। सीवी होता है स्पेसिफिक या मोलर स्पेसिफिक हीट। ये सिलेबस से हटा दिया है बट स्टिल आप फिजिक्स में इसको पढ़ लेंगे। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये सीवी दिया जाता है। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू आपको दी जाती है। तो और डेल्टा टी चेंज इन इंटरनल, चेंज इन टेम्परेचर, और एन होता है मोल। तो अगर हम यहां पर इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला देखें एनसीवी डेल्टा टी, और हम बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस की जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब है डेल्टा टी विल बी जीरो एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल ऑल्सो बी जीरो। इसका मतलब कि डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो। इट मींस वर्क डन विल इक्वल टू माइनस क्यू। जो हीट सिस्टम को दी जाएगी वो हीट सिर्फ और सिर्फ वर्क करने के काम आएगी। यानी कि हीट गिवन टू ए सिस्टम will be utilized in doing work। सिंपल सा हिसाब है। लेकिन अगर मैं यही काम आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए करना चाहता हूं, अब आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसीलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। यानी कि इस सिस्टम को जब भी आप आइसोकोरिक प्रोसेस कराएंगे और हीट देंगे तो उस हीट से सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, वर्क डन नहीं होगा। यानी कि हीट गिवन इज यूटिलाइज्ड या हीट गिवन टू द सिस्टम is equal to the change in internal energy। एडियाबैटिक इतना नहीं है बट फिर भी यहां देख सकते हैं कि अगर आप एडियाबैटिक प्रोसेस कराते हैं तो वहां पर Q जीरो होता है, हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता। इसका मतलब है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन। जितना वर्क करोगे उतनी ही इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी और अब एक और बात सुनिए कि अगर आपने यही काम कांस्टेंट प्रेशर पे कराया, मेरे पास जगह नहीं बची, यहां मैं लिख देता हूं कांस्टेंट प्रेशर यानी कि आइसोबैरिक प्रोसेस। अब हां, आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर सिस्टम को आप हीट देते हो तो ये दो काम करता है, उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज भी करता है और वर्क डन भी करता है। हीट
given to the system is utilized to change in internal energy and doing या in work done। एक बार फिर से देख लीजिए कि ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में, यही था ना, और तो कुछ नहीं था। कि इंटरनल एनर्जी में अगर चेंज करना है तो वर्क डन और हीट दो काम हो सकते हैं। अगर आपने किसी सिस्टम में आइसोथर्मल प्रोसेस कराया है तो इंटरनल एनर्जी में चेंज की बात करें, क्योंकि सिलेबस में नहीं था इसलिए मैंने ये बताया नहीं, बट यहां पे इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है NCV/dt। CV होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, N होता है मोल, डेल्टा T होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो यह फॉर्मूला डायरेक्ट देखेंगे। तो अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस कराते हैं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी कि डेल्टा T क्या हो जाएगा, जीरो, चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो डेल्टा T की वैल्यू जीरो रखेंगे तो डेल्टा U भी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। अब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा तो W प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, इट मीन W इज इक्वल टू माइनस क्यू, यानी कि सिस्टम को जो आप हीट दोगे वो किसके बराबर होगी, वर्क डन के। यानी कि आइसोथर्मल में अगर किसी सिस्टम को हीट दी जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ वर्क डन करने के ही काम आती है। अगर मुझे बाहर से 10 जूल मिली है तो मैं 10 जूल का वर्क कर दूंगा, 9 जूल का वर्क नहीं करूंगा कि भाई 1 जूल चली गई इंटरनल एनर्जी में, ऐसा नहीं होता। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है इसलिए वर्क डन जीरो हो जाता है। अगर वर्क डन जीरो है तो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, हीट गिवन। यानी कि अगर आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें तो सिस्टम को जो हीट दी जाती है वो सिर्फ इसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है, क्योंकि वर्क डन तो होता ही नहीं है। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू यानी कि हीट का एक्सचेंज जीरो होता है, यही होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अगर ये जीरो हो गया तो सिस्टम की वर्क डन जो करोगे, मेरे पास 10 जूल है तो मैं 10 जूल का काम कर दूंगा, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लेकिन आइसोबैरिक प्रोसेस में जो हीट दी जाती है वो दो काम करती है, एक इंटरनल एनर्जी को चेंज करती है और एक वर्क डन करती है। लिख लीजिए इसको एक बार। चलिए डन। ओके आगे लिखिए एंथैल्पी। एंथैल्पी चेंज ये नया टॉपिक है आपके लिए, न वर्क इंटरनल एनर्जी कुछ नहीं। एंथैल्पी, ओके एंथैल्पी चेंज। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा, देखो एक चीज तो हमें बेसिकली ये पता है कि वर्क और एनर्जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एनर्जी और वर्क या यू कहो हीट और एनर्जी दोनों एक ही चीज है, ठीक है। हीट जो होता है वो एनर्जी का एक नॉन यूनिफॉर्म पार्ट होता है जिसको आप कंट्रोल में नहीं करते। अगर कहीं पे आग लगा दी तो उसमें आग जलती रहती है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और एक होता है वर्क, एक होती है इंटरनल एनर्जी। सिस्टम में उसके अंदर वाइब्रेशनल है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी, कई तरह की एनर्जी होती है। एनर्जी भी होती है, इंटरनल एनर्जी भी होती है ना। तो इंटरनल एनर्जी भी है और वर्क भी है। अगर हम इंटरनल एनर्जी और वर्क की फॉर्म में कोई टास्क, उसमें जो प्रेशर और वॉल्यूम होगा, क्योंकि वर्क का मतलब क्या है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, तो प्रेशर भी होगा किसी गैस में, उसमें वॉल्यूम भी होगा, इन सबको मिलाकर के अगर हम सिस्टम की बात करें, अगर आपके पास एक सिस्टम है, इसके पास एनर्जी किस किस फॉर्मेट में होगी, एक होगा इंटरनल एनर्जी की फॉर्मेट में होगा, एक प्रेशर इंटू वॉल्यूम की फॉर्म में भी होगी जिसको आप वर्क कहते हैं। इन दोनों को मिलाकर के बोलते हैं टोटल एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम। बट हम किसी भी सिस्टम की टोटल एंथैल्पी काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है चेंज। तो अगर सपोज कीजिए मैं बात करूं कि यह आपके पास कोई सिस्टम है, कोई गैस है, कुछ भी है, जिसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और इसकी इंटरनल एनर्जी है U1। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इस सिस्टम को चेंज करा, इसका प्रेशर कर दिया P2,
वॉल्यूम कर दिया V2 और इंटरनल एनर्जी हो गई U2। अगर हम बात करें इस सिस्टम में तो इसमें टोटल एंथैल्पी जिसको हम H से बताते हैं, एंथैल्पी चेंज जहां आपने हेडिंग डाला है वहां ब्रैकेट में डालिए डेल्टा H। तो टोटल एंथैल्पी कितनी है इसमें, इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम के फॉर्म में, ये होगी इसकी इनिशियल एंथैल्पी। अगर हम फाइनल एंथैल्पी की बात करें तो ये होगी U2 प्लस P2 V2। अब अगर हम टोटल चेंज इन एंथैल्पी की बात करें, डेल्टा H बात करें, दैट विल बी H2 माइनस H1। इट मींस U2 प्लस P2 V2 माइनस U1 प्लस P1 V1। अब डेल्टा H इसको ओपन कीजिए, U2 माइनस U1 प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, यानी कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस चेंज इन प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ये आपके पास आ गया दूसरा फॉर्मूला, लिखिए इसको। चलिए, अब आपको ये तो पता लग गया, अभी तक हमने क्या क्या टर्म्स पढ़ी है मैं आपको बता देता हूं। आपने पढ़ा है इंटरनल एनर्जी, इसका मतलब होता है किसी भी सिस्टम में टोटल कितनी एनर्जी है, वाइब्रेशन वाइब्रेशन वो सब मिला करके, प्लस वर्क पढ़ा हुआ है। वर्क का मतलब P इंटू वी, ये भी आपके लिए एनर्जी का ही काम करता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम ये। अब इन दोनों को मिला करके जो आता है वो आता है टोटल एंथैल्पी। इसलिए याद रखना एंथैल्पी को H से, इंटरनल एनर्जी को U से और वर्क का ये। तो अभी तक मैं इन दोनों की बात कर रहा था, अब मैं बात कर रहा हूं एंथैल्पी। तो किसी भी सिस्टम में जितनी टोटल एंथैल्पी होती है दैट इज द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी प्लस द एनर्जी possessed in the form of pressure and volume। और फिर इसको चेंज करके हम ये करते हैं। अब इसको भी आप दो तरह से यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि मैं इस सिस्टम को यहां से इधर लेके गया हूं, अब ये कई तरीके से जा सकता हूं, मैं आइसोथर्मल जा सकता हूं, आइसोकोरिक जा सकता हूं, आइसोबैरिक जा सकता हूं, बहुत सारे तरीके हैं। तो अगर मैं आइसोबैरिक गया हूं, मतलब प्रेशर कैसा होगा, कांस्टेंट। तो इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे डेल्टा H प्लस डेल्टा U। अब प्रेशर तो कांस्टेंट है, प्रेशर थोड़ा ना बदला है, तो प्रेशर ले लीजिए बाहर और कर दीजिए डेल्टा V। लेकिन अगर आप इसको आइसोकोरिक लेकर के गए हो जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा H डेल्टा U प्लस V डेल्टा V, इस तरह से ये लगता है। लिख लीजिए इसको। आ गया, लिखिए अगला हेडिंग डालिए, रिलेशनशिप बिटवीन heat of reaction, relationship between heat of reaction and internal energy for a gaseous reaction। यानी कि अब हम केमिकल रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन में कैसे काम होता है। चलिए, सपोज कीजिए आपके पास रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से आप गए प्रोडक्ट में, ठीक है। अब इसके पास अब आप लिख रहे हो कि रिएक्टेंट का प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1, ठीक है। और आपने N मोल लिया हुआ है। जब आप प्रोडक्ट की तरफ गए हो तो इसमें N1 मोल है और यहां पर गए हो प्रोडक्ट के N2 मोल बन गए, होता है ना, H2 प्लस O2 2H2O बन जाता है। तो यहां पे हमने 2 और 1 3 मोल लिए हैं और बने कितने, 2 मोल। तो ऐसा हो जाता है कि मोल में चेंज हो जाता है, प्रेशर चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया और टेम्परेचर भी चेंज हो गया। या यूं कहो कि आपने कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कराई है, जनरली कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही होती है। ओके,
तो यहां पर मैं अगर रिएक्टेंट की टोटल एंथैल्पी की काउंट करूंगा तो टोटल एंथैल्पी क्या होगा, इंटरनल एनर्जी प्लस P1 V1। और यह बात आपको पता है कि ये गैसियस रिएक्शन है, तो गैसेस के लिए PV इज इक्वल टू nRT एक दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं H1 इज इक्वल टू U1 प्लस N1 RT। ये गैसियस इक्वेशन है। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो H2 इज इक्वल टू U2 प्लस P2 V2। क्योंकि ये भी गैसियस है तो P2 V2 को मैं लिख सकता हूं N2 RT। तो H2 मेरे पास आ गया U2 प्लस N2 RT। चेंज इन एंथैल्पी निकालनी है तो डेल्टा H कर दीजिए, H2 माइनस H1 कर दीजिए, U2 प्लस N2 RT माइनस U1 माइनस N1 RT। तो ये हो जाएगा आपके पास U2 माइनस U1, जिसको आप डेल्टा U कह दोगे, प्लस N2 माइनस N1 RT। तो ये हो जाएगा डेल्टा U, इसको बोल दोगे डेल्टा N G। जी मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कभी कभी हमने ये किसके लिए लगाया है, गैसेस के लिए, तो यहां पे हम सॉलिड या लिक्विड काउंट नहीं करते, तो सिर्फ गैसियस रिएक्शन के मोल में चेंज निकालेंगे। R इंटू टी कैसे निकालेंगे मैं अभी बताता हूं। तो किसी गैस के लिए, ये रिएक्शन के लिए आपके पास ये वाला फॉर्मूला इस फॉर्मेट में आएगा, लिख लीजिए। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। हम ये देख रहे हैं कोई गैसियस रिएक्शन होती है जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाती है। अगर रिएक्टेंट के N1 मोल है, P1 प्रेशर है, वॉल्यूम V1 है और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर आप रिएक्शन करा रहे हो, दैट इज T। प्रोडक्ट जब बनते हैं तो N2 हो जाते हैं गैस के मोल, सॉलिड और लिक्विड के मोल काउंट नहीं करते। तो गैस के मोल N2 हो जाते हैं P2 V2 और T। तो हमने कहा कि इसके पास टोटल जो एंथैल्पी होगी वो इसकी इंटरनल एनर्जी U1 की फॉर्म में होगा और प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म में होगा, और इसके पास टोटल एंथैल्पी इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज और प्रेशर और वॉल्यूम की वजह से होगा। क्योंकि ये गैसियस रिएक्शन है तो गैसेस के लिए आप स्टेट इक्वेशन लिखते हैं P1 V1 PV इक्वल्स टू nRT। तो P1 V1 की वैल्यू आपने लिख दी। सिमिलरली यहां पे P2 V2 की वैल्यू यहां पे रख दी, फिर आपने चेंज निकाल दिया H2 माइनस H1 करके यहां पर आ गए। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पे जो डेल्टा N था ये गैसियस रिएक्शन में चेंज है, तो यहां पे लिख सकते हैं आप साइड में डेल्टा Ng क्या है, change in number of moles of products and reactant in gaseous state। अब हम धीरे धीरे अपने न्यूमेरिकल सेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अभी तक हम सिर्फ एक ये कहते हैं ना कि भाई कोई सीरीज चल रही, वेब सीरीज चल रही है, तो पहले 2-3 एपिसोड तो कैरेक्टर बिल्डअप में ही लग जाते हैं, उसके बाद में सीरीज आगे बढ़ती है। तो ये हमने कैरेक्टर बिल्डअप कर लिया है, ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया। एक छोटी सी चीज है वो बता करके एक बार जितना पढ़ाया है उसको रिवाइज कराऊंगा और फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। लिखिए फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन नोट करके लिखिए, फ्री एक्सपेंशन। सपोज कीजिए कंटेनर में या एक बल्ब में आपके पास एक गैस थी जिसका प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1 और टेम्परेचर था T1। इस गैस को आपने किसी दूसरे बल्ब में एक्सपेंड करना है, तो यहां से आपने इसका नोब निकाल दिया, तो ये जो गैस थी इधर की तरफ एक्सपेंड होगी। यहां पर क्या है आपके पास, वैक्यूम है। वैक्यूम है तो यहां पे प्रेशर कितना हो गया, 0। अब मैं आपसे बोलूं कि इस गैस को यहां ऐसे बल्ब में एक्सपेंड करा है जिसका वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T2 है, प्रेशर तो इसमें 0 है ही सही।
तो बताइए कितना वर्क डन हो जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क डन होता है एक्सटर्नल प्रेशर डेल्टा वी। जब ये गैस यहां से इधर जाएगी तो एक्सटर्नल प्रेशर कितना लग रहा है? 0। एक्सटर्नल प्रेशर लगता है 0, इसलिए वर्क डन क्या होता है? 0। तो फ्री एक्सपेंशन में वर्क डन कितना आता है? 0। लिख लीजिए इसको। हो गया? चलिए साहब क्वेश्चन लिखिए। अच्छा एक चीज मैं रिवाइज करा देता हूं, हेडिंग डालिए वंस मोर। वंस मोर, बहुत ध्यान से सुनना, सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, सिर्फ एक रिवाइज करा रहा हूं। जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा था तो हमने कुछ टर्म्स बताई थी, जैसे सराउंडिंग क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, वो सब हमने बताया। उसके बाद हमने चर्चा करी कि ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें मास और हीट दोनों का एक्सचेंज हो जाता है। क्लोज क्या होता है? जिसमें हीट का एक्सचेंज होता रहता है, मास का नहीं होता है। और हमने पढ़ा था एडियाबेटिक, वो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, आइसोलेटेड सिस्टम, जिसमें दोनों में से किसी का भी नहीं होता है। फिर हमने आपको धीरे धीरे कुछ टर्म्स बतानी शुरू करी। हमने आपको वर्क बताया क्या होता है, प्रोसेस बताया क्या होता है, इंटरनल एनर्जी में चेंज बताया, और एक फॉर्मूला लिखवाया था डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू। और हमने कहा था कि डब्ल्यू के हमने अलग अलग फॉर्मूले निकाले थे। आइसोबैरिक प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो पी एक्सटर्नल डेल्टा वी माइनस के साथ हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला था। और ये कौन सा प्रोसेस था? रिवर्सिबल प्रोसेस था, क्योंकि रिवर्सिबल इसमें पॉसिबल नहीं होता। आइसोकोरिक हमने पढ़ा था, और आइसोकोरिक में वर्क डन क्या था? 0 था। हमने एडियाबेटिक सिलेबस में नहीं था, इसे हटा दो। आइसोथर्मल पढ़ा था। आइसोथर्मल में वर्क का फॉर्मूला -2.303 nRT log V2 by V1 या फिर P1 by P2, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। ये हमने पढ़ लिया था। और फिर हमने एडियाबेटिक हमारे सिलेबस में नहीं था, तो हमने नहीं पढ़ा। क्यू के बारे में हमने पढ़ा कि क्यू की वैल्यू एडियाबेटिक में क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, एक तो हमने ये पढ़ा। फिर हम टोटल एंथैल्पी पर आ गए, है ना? ओके, डेल्टा यू की वैल्यू, ओके दोनों चीजें बता ही देता हूं। ठीक है, ये हो गया डब्ल्यू। डेल्टा यू का फॉर्मूला होता था एन सी वी डेल्टा टी, जो मैंने आपको आज लिखा दिया। क्यू, किसी भी सिस्टम को अगर हीट दी जाती है, ये सिलेबस में नहीं था इसलिए मैंने छोड़ दिया, हीट गिवन टू ए सिस्टम, दो तरह से आप हीट दे सकते हो। एट कांस्टेंट वॉल्यूम दे सकते हो, एट कांस्टेंट प्रेशर दे सकते हो। किसी भी सिस्टम को हीट दो तरीके से दी जाती है। अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दी है तो इसका फॉर्मूला होता है एनसीवी डेल्टा टी, और अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर पे दी है तो ये होता है एनसीपी डेल्टा टी। सीपी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट। सीवी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट। ये होता है कांस्टेंट प्रेशर पर, ये होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये दोनों फॉर्मूले तो आपने सेम लिख दिए। सेम होने भी हैं, क्यों? क्योंकि समझिए, अगर आप एट कांस्टेंट वॉल्यूम बात करते हैं और आप लगाएंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू, तो आपको पता है वर्क डन तो 0 है। आपने हीट दी होगी तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे दी होगी, तो ये होगा एनसीवी डेल्टा टी दैट विल इक्वल टू डेल्टा यू। तो दोनों के फॉर्मूले तो सेम ही आए ना फिर। क्लियर? ओके, ये हो गया, वॉल्यूम हो गया। हमको प्यार हुआ, तुमसे प्यार हुआ, डेल्टा यू एनसीवी डी टी हो गया। ओके, हाँ, फिर हमने बात करी कि आइसोबैरिक प्रोसेस में तो हो गया, आइसोकोरिक में डब्ल्यू 0 होता है, इसीलिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी इक्वल टू द हीट गिवन। यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस में जो आप हीट देते हो वो वर्क डन के काम नहीं आती, सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज करते हैं। और आइसोथर्मल में सेकंड पॉइंट ये है कि डेल्टा यू 0 हो जाता है।
तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस क्यू आपको बताया था, एडियाबेटिक है नहीं, ठीक है। एक तो ये चीज पढ़ी हमने, फिर हमने पढ़ा कि डेल्टा एच, ये दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इज इक्वल टू डेल्टा यू पी प्लस चेंज इन प्रेशर इनटू वॉल्यूम। इसके हमने 3 फॉर्मेट पढ़ लिए। पहला ये पढ़ा था कांस्टेंट प्रेशर पर अगर आप काम करते हैं, आइसोबैरिक प्रोसेस करते हैं तो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी यूज होगा, और अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर काम करते हैं तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस यू, जिंदा हो निकल लिए, वी डेल्टा पी। और तीसरा हमने कहा था गैसियस रिएक्शन के लिए, और गैसियस रिएक्शन में ये हमने करा था डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। और एन जी क्या है, गैसियस रिएक्शन है, इसीलिए प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, और मोल भी कौन से, गैसियस। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, एक बार इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट में क्या लिखा है? ये नहीं, कौन से जो होता है ना, गैसियस रिएक्शन, क्या हो गया, इतना बुरा लिख दिया क्या मैंने? प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। आराम से पहचानना, गैसियस रिएक्शन दे रखी है तो यहां से शुरू करना, कोई प्रोसेस है तो देखना, उस हिसाब से ही आपको वर्क के फॉर्मूले लगाने हैं, कब क्या कांस्टेंट है, कब वर्क डन कांस्टेंट है, कब डेल्टा यू जीरो है, वो सब चीजें ध्यान में रखना, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, फॉर 1 मोल नॉन आइडियल गैस, फॉर 1 मोल नॉन आइडियल गैस if change in internal energy is 30 liter atmosphere, 30 liter atmosphere, calculate its change in enthalpy, calculate its change in enthalpy if its state changes from 2 atm, 3 liter and 93 Kelvin टू, 3 चीजें दे दी, टू 4 लीटर, सॉरी 4 एटीएम, 5 लीटर एंड 243 केल्विन, 243 केल्विन। मैं यहां पर आपको एक छोट, पहले था 93, अब हो गया 243। मैं यहां पर आपको एक चीज बता देता हूं, यूनिट ऑफ एनर्जी या वर्क, आपने जूल पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने कैलोरी पढ़ा हुआ है, और आपको यह भी पता है कि एक कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होती है। एक यूनिट और होती है इसकी, लीटर एटमॉस्फेयर, और 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.3 जूल के बराबर होता है। लिख लीजिए, ठीक है।
अच्छा टाइम कम है, आप ये क्वेश्चन घर पे ट्राई करना। अगला क्वेश्चन एक और लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन in each case. Calculate amount of work done in each case. Number 1, 1 mole of ideal gas, 1 mole of ideal gas contained in a bulb, at 1 atm, at 1 atm, and it is allowed to enter, into a evacuated bulb, यानी कि ऐसा बल्ब जिसमें वैक्यूम है, into a evacuated bulb of 100 liter capacity, 100 liter capacity. Number 2, one mole of a gas is allowed to expand, 1 mole of a gas is allowed to expand from 1 liter to 5 liter. 1 mole of a gas is allowed to expand from 1 liter to 5 liter against 1 atm pressure, against 1 atm pressure. Third, calculate internal energy change, calculate internal energy change in above cases, if the process were carried out, adiabatically, carried out adiabatically. दो मिनट है, मैं सोच रहा हूं एक क्वेश्चन और लिखवा दूं। लिखिए, एक और लिख लीजिए। अब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है ना इसमें, और फिर उसके बाद हम गैसेस अलग चलेंगे, फिर दूसरा सेक्शन करेंगे और फिर चैप्टर खत्म कर देंगे। एक और लिख लीजिए, 2 liter gas at 10 atm expands, 2 liter gas at 10 atm expands isothermally into vacuum until its total volume become 10 liter. Full stop. How much heat is absorbed? How much heat is absorbed and how much work is done in expansion? How much work is done in expansion? Change the paragraph. What would be heat and work done?
what would be heat and work done if, what would be heat and work done if, नंबर 1, सारी जड़ें खुल जाएंगी इस क्वेश्चन, ये जो 2-3 क्वेश्चन लिखा है ना, सब पता लग जाएगा कैसे क्या हो रहा है। मुश्किल है थोड़ा सा बट देखना। नंबर 1, सेम एक्सपेंशन टेक्स प्लेस, सेम एक्सपेंशन टेक्स प्लेस against an external constant pressure against an external constant pressure of 1 atm of 1 atm. Second, same expansion takes place reversibly. और जब तक कुछ नहीं कहा है तो इरिवर्सिबल ही मानते हैं हम प्रोसेस को, कॉपी के टॉप पर लिख लेना चाहे तो, कुछ नहीं कहेगा तो इरिवर्सिबल ही मानेंगे, रिवर्सिबली के लिए अलग से बोलेगा। सेम एक्सपेंशन टेक्स प्लेस रिवर्सिबली। ठीक है डालें, तो ये क्वेश्चन आप कीजिए और फिर देखते हैं कहां तक आया है। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछिए।